आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर कि ये सिस्टम ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। 1972 में या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, सब 4 सूबे थे। आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। ये बहुत ही भोंचाल अंगेज बयान है। सूबाई असेंबलियां 2/3 अक्सर के साथ जब तक फैसला न करें अलग से यूनिट और बनाने के और सूबे बनाने के, तब तक तुम प्रेसिडेंट साहब को कोई ऐसी बात पेश नहीं कर सकते हो। हम अपने नौजवानों को टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे नहीं। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है। और भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। अब तुम्हें इस सिस्टम की जो है वो खबर हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान के 80 साल होने को आए हैं और हम जानते हैं अगस्त का महीना हम आज़ादी के जश्न के तौर पे पहली तारीख से ही तैयारियां कर रहे होते हैं। बट सैडली इस अगस्त में मुझे वो एहसास नहीं हो रहा, मुझे वो तैयारियां नज़र नहीं आ रही। वजह यह है कि कौम तारीख साज, बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत के अलावा सियासी अदम इस्तेहकाम ऐसा देख रही है जैसे पहले कभी नहीं देखा हो। हमने कभी पहले हाइब्रिड जमहूरियत नहीं देखी, हम पहले कभी फस्तायत का वर्ड इतना यूज़ नहीं करते थे। आज जो हालात, वाक़यात, जो हमारे सामने सब कुछ हो रहा है रोज़ाना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम देखते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हालात कुछ इसी तरफ हैं कि हम ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे आ चुका है जिस मोड़ पे पहले कभी नहीं आया था। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम इसी तरह अगले 80 साल भी गुजार देंगे? जिस तरह बात मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 10 साल बाद भी आप बैठे होंगे यहाँ यही बातें कर रहे होंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट, ये बैड गवर्नेंस, ये करप्शन, ये बीमारियाँ, ये ग्रे इकॉनमी, ये स्मगलिंग, ये 2 नंबरी कोई नई बात तो है नहीं हमारे लिए। हम तो जानते हैं, हमारे खून का हिस्सा बन चुकी है। और ऐसे में अब एक नए निज़ाम की बातें, एक नए सिस्टम की बातें, ऐसे में हम जानते हैं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हालात, वहाँ के इंतखाबात किस माहौल में हो रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे नौजवानों की आवाज़ क्या है। रेफरेंडम करवाने की बातें की जा रही हैं। और जब भी नए यूनिट्स, नए सूबों की बात होती है, कराची के 3 करोड़ रिहायशियों को मालूम होता है कि सबसे पहले निशाना कराची का ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत है। जो बेटा सबसे ज़्यादा कमा के देता है वही घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सैडली कराची को वो इंपॉर्टेंस आज तक तो मिली नहीं है, लेकिन अब शायद मिल जाए जब सिस्टम तब्दील हो जाए। लेकिन इस सिस्टम की तब्दीली की बातें हम काफ़ी वक्त से सुन रहे थे। अलीम खान साहब हों या फिर मियाँ आमिर साहब हों, उनके साथ दीगर उनके रुफ़का और साथी भी काफ़ी वक्त से पाकिस्तान में ये कैंपेन चला रहे थे कि नए यूनिट्स, नए सूबे, नए एडमिनिस्ट्रेटिव शहर एरियाज़ बनाए जाएंगे बेहतर मैनेजमेंट गवर्नेंस के लिए। ये वो बातें हैं जो शायद जब से मैंने सहाफ़त शुरू की हम करते आ रहे हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज हमारे ताकतवर हलकों ने ये शायद फ़ैसला कर लिया है कि ये करना है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि एक सियासी माहौल में गर्मा गर्मी उरूज पर पहुंच चुकी है। आज जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील नामेमन ये कहते हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम ये बात तो जानते थे कि पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ छोड़ दे तो नून लीग की हुकूमत चली जाएगी, लेकिन फिर हम ये भी जानते थे कि हुकूमत किसको नहीं प्यारी, जिसको ये कुर्सी की आदत पड़ जाए, उस कुर्सी के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस ताकत के नशे के लिए कहते हैं सबसे ख़तरनाक नशा है। तो ताकत के नशे में बहुत सारे लोग रहे हैं पाकिस्तान में। और आज बात बड़ी सिंपल है कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को वो करना है जो ये लोग चाहते हैं, यहाँ के रहने वाले, जो आवाम चाहते हैं। इलेक्शंस करवाना, रेफरेंडम्स करवाना ताकतवर हलकों के लिए मुश्किल काम नहीं है। हम सब जानते हैं जो इलेक्शंस में अपना मनचाहा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं वो रेफरेंडम में भी कर सकते हैं। ऐसे में लोगों की राय क्या है? लोग चाहते हैं बेहतरी आए, गुर्बत ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो, जहालत ख़त्म हो, सेहत का निज़ाम बेहतर हो, तालीम का निज़ाम बेहतर हो, सिक्योरिटी हो, हम अपने आप को महफूज महसूस करें पाकिस्तान में, हर शख्स की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। आईन पाकिस्तान की पहली लाइन है, पहली लाइन पूरी होती नहीं है। हम
आगे चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। खैर, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हम ये भी जानते हैं AJK के जो इंतखाबात का दूसरा मरला था उसको भी हमें डिस्कस करना है। साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि क्योंकि कराची इज़ एट स्टेक ऑल्सो नए यूनिट्स की बात के ऊपर, तो MQM पाकिस्तान का ये मुतालबा रहा है कि कराची के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब बबांग दोहल बरमला हर जगह हर तकरीर में ये बात करते हैं कि कराची को अलग होना चाहिए, नए यूनिट्स बनने चाहिए, वक्त की ज़रूरत है और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो अब ये भी देखना है कि MQM पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में क्या किरदार अदा करती है। लेकिन करंट ग्राउंड सिनारियो ये है कि MQM के अपने धड़ों के अंदर हालात कुछ ख़राब हो गए, गोलियाँ वोलियाँ भी चल गई थी, लोग ज़ख्मी भी हो गए थे। हम जानते हैं MQM के अंदर ग्रुप्स बन चुके हैं, तकरीबन हर सियासी जमात में ग्रुप्स होते हैं, MQM के अंदर भी हैं। तो इसको भी आज मौजूद बहस में बनाना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ डिस्कशन के लिए सेनेटर नासिर भट्ट फ्रॉम PMLN, बैरिस्टर आमिर हसन फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कुछ लम्हों में आयशा बानो फ्रॉम PTI भी शामिल हो जाएंगी। सबको वेलकम करना चाहूँगा प्रोग्राम में। शुक्रिया हुजूर आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगा। सर, आपकी नज़र में ये बहस तो अब पुरानी हो गई थी, नए सूबे, नए यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इंतज़ामी उमूर को बेहतर बनाने के लिए मियाँ आमिर, अलीम खान, मुस्तफ़ा कमाल, ये वो सारे बड़े बड़े लोग हैं सर जो पिछले 6-8 महीनों से कैंपेन चला रहे थे। लेकिन अब इसके ऊपर बात जब मोहसिन नकवी साहब ने की तो यकीनन लोग समझ गए कि अब फाइनल कॉल दे दी गई है कि अब ये काम होने जा रहा है। आपका नजरिया इसके ऊपर, और क्या आप समझते हैं कि इसी वजह से ये सियासी माहौल भी गरमाया जा रहा है, नूरा कुश्ती दोबारा शुरू हो गई है, बड़े तल्ख जुमलों का तबादला किया जा रहा है एक दूसरे के लिए? सेनेटर नासिर भट्ट साहब, योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपको एक बात बताएं कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और इख्तलाफात जो होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये जमहूरियत का हुस्न होते हैं। इख्तलाफात होते हैं और वो फिर जब बैठ के बात होती है खत्म हो जाती है। आपने कहा कि यूनिट जो होते हैं बने, पंजाब में बने, सिंध में बने, मैं बिल्कुल कहता हूँ बनने चाहिए, लेकिन उसके लिए जो असेंबली है, चाहे वो KPK की असेंबली है, सिंध की असेंबली है, पंजाब की असेंबली है, वहाँ की अपोजिशन और हुकूमत, जिनकी भी हुकूमत है, वो बैठ के यूनानिमसली अगर फैसला करें कि यूनिट बनने चाहिए, मजीद सूबे बनने चाहिए, अगर वो आपस में इत्तेफाक करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल किसी को इतराज होना चाहिए, और ना इतराज इस तरह हो सकता है। उसके लिए यही एक सबसे अच्छी बात है कि आप उस सूबे की असेंबली को अगर ये पावर वो ले ले, दोनों अपोजिशन और हुकूमत बैठ के कर लें तो बनने चाहिए सूबे। इसमें मैं बिल्कुल इस तरह इसकी मुखालफत नहीं करता। और ये अगर सियासी नारा लगाने के लिए है तो ये पीपल्स पार्टी ने भी लगाया, ये MK अपना जो आए थे वो PTI वाले, उन्होंने भी लगाया था कि जनूबी पंजाब बनेगा, फना होगा, ये चीजें लगी रहती है, लेकिन ये बन जाए तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। और जो लोग भट्ट साहब ये बात कर रहे हैं कि अगर नए यूनिट्स बने तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत को बड़ा नुकसान होगा, जिसकी वजह से वो बनने नहीं देंगे, उनको आप क्या जवाब देंगे सर? नहीं, ये वो जो कह रहे हैं, हम तो इसमें बिल्कुल ये नहीं कहते। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम नहीं बनने देंगे। जब मैंने कहा कि असेंबली पास कर ले दोनों यूनानिमसली, तो फिर कौन एतराज कर सकता है? अगर बन जाए तो ठीक है, उसमें मैं कहता हूँ कि अवाम को रिलीफ ज्यादा मिलता है। अगर सूबे और बनते हैं और वो असेंबली उसकी उस पे अपोजिशन और हुकूमत एग्री है और वो दोनों इसको यूनानिमसली पास करते हैं तो फिर बनने चाहिए। और भट्ट साहब, आपकी नजर में सबसे पहला यूनिट कौन सा बनना चाहिए? वो कौन सा जगह है जिसकी आपकी नजर में सबसे पहले इसको एक अलग से? मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब ये फैसला हो जाएगा कि बनने चाहिए तो फिर वही असेंबली, वही लोग, वही फैसला करेंगे, बैठ के ये भी फैसला करेगी कि पहले कौन सा बनना चाहिए सूबा, कितने यूनिट बनने चाहिए। उसके लिए फिर आपको पता है इन्होंने तो वहाँ मुझे याद है कि PTI ने तो वहाँ उन्होंने उधर अपना बना भी दिया था एक, उन्होंने कहा जी CM हाउस बना दिया हमने, आपको अगर याद हो तो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यकीनन बहुत सारे लोग ये समझते हैं भट्ट साहब कि कराची इज नंबर 1 ऑन द टारगेट। डू यू अग्री? ये देखें, ये अगर वहाँ MQM इस पे मुतालबा करती है और उनका मुतालबा अगर वहाँ उनके भी देखे ना, मैंने फिर वही बात कर दी कि MQM और पीपल्स पार्टी आपस में बैठे और अगर वो दोनों इस पे राजी हो जाते हैं और जिसके पास मेजोरिटी है सर, अब वहाँ तो में तो पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी है, अगर वो इनकार करते हैं
तो आपके पास क्या रास्ता है? पीपल्स या तो पार्टी ने आप- कह दिया है आपकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये तो पीपल्स पार्टी वाले रो रहे हैं ना, आजाद कश्मीर में इलेक्शन हार गए हैं। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। अगर उनका यही है कि हमें, तो वो असल में पता है मसला क्या है? उनको मिल गया था पहले गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने हमें हमारे साथ ब्लैकमेलिंग की। उन्होंने कहा हम आपका नहीं पास करेंगे बजट जब तक आप हमें ये देंगे नहीं। हमने दे दिया। अब वो हर रोज हर दफा ऐसे तो नहीं होता ना। आजाद कश्मीर के लोग अगर जिसको वोट दे रहे हैं वो ही अगर वो वोट दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, तो कैसे पीपल्स पार्टी कह सकती है कि हमें हुकूमत बनाने दे? और वहाँ ओपनली आज देखें जितनी सीटों पे फैसला हुआ है, ओपनली हुआ है कि वहाँ लोगों ने वोट दिया मुस्लिम लीग नून को, तो हुकूमत तो हम बनाएंगे अगर हमें मेजोरिटी मिली तो। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। हुजूर, ये नए यूनिट्स पे आपका नज़रिया, आप समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए? 6 महीनों से बात तो की जा रही थी, अब क्योंकि मोहसिन नकवी ने कह दिया तो क्या इस पे मोहर लग गई है? और आपकी नज़र में ये जो सियासी माहौल गरमाया जा रहा है, ये क्या ऑप्टिक्स के लिए है या वाकई इख्तलाफात अब खुल के सामने आ रहे हैं? बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं या सूबों को तकसीम होना है और नए सूबे बनने हैं, तो उसका तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। और उसका तरीका ये है कि पहले बड़े सूबे में मुतालबा रहा है, हमने नहीं किया, सबने। ये तो ये कह देते हैं ना, ये उधर के लोगों का मुतालबा है सराइकी वसेब के नए सूबा बनना चाहिए। और उसके ऊपर हर PMLN ने भी इसका वादा किया, पीपल्स पार्टी ने भी अवाम के साथ वादा किया, तहरीक इंसाफ भी कहती रही। इसीलिए हर असेंबली में ये करारदाद आई। लेकिन किसी भी बदनीयती जो स्पेशली PMLN की तरफ से थी, ये सूबा नहीं बन सका, क्योंकि वो एक कंट्रोल रखना चाहते हैं। वो सारा बजट जो है पूरे पंजाब का मखसूस इलाकों पे लगाते हैं और फिर बताते हैं देखिए जी कैसी तरक्की हो गई। इनका काम ये है कि वफाक का बजट भी लाहौर के कुछ मंसूबों पे लगा के और उसे फिर ये हमेशा दिखाते हैं, ऑरेंज ट्रेन और ये जंगला बस, और इनका ये काम है। और ये पंजाब के बाकी हिस्सों में जो पसमानदगी है उसे छुपाते हैं, ये मेकअप करते हैं इनकी गवर्नमेंट जो है। लाहौर के कुछ इलाके, मैं खुद लाहौर से हूँ, और लाहौर के कुछ इलाके हैं, अव्वल तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं। अब DHA पे तो गवर्नमेंट क्या क्रेडिट लेगी, या जो ये बैरिया टाउन है या दूसरे बड़े इनकी स्कीम्स हैं। बाकी जो असल लाहौर है, आइए वॉल सिटी देखिए उसका क्या हाल है, आइए ये पुराना हमारा एरिया था ये सन्नाबाद का, इसका हाल देखिए, और इसी तरह जितने लाहौर के एरियाज हैं। और फिर ये लाहौर ही है ना जहाँ पे छत गिरती है और बच्चे मारे जाते हैं और शहीद होते हैं, और यहाँ पे महकमे काम नहीं कर रहे हैं। और फिर ये डूबा हुआ पंजाब और डूबा हुआ लाहौर, अभी भी आप अगर कहें तो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, मेरे घर के सामने जो पार्क है और हमारी सड़क है, आधा घंटा बारिश हो तो 4-4 फुट 5-5 फुट पानी खड़ा होता है यहाँ पे। ये मेन एरिया है लाहौर का। तो इसलिए ये बातें हैं जो इनका है। तो इनका तरीकाकार ये है कि इन्होंने बजट वहां पे लगाया नहीं है, तो अब ये रोकते हैं सूबों को। बाकी अगर सूबे ये है कि आप पाकिस्तान के हिस्से बकरे करना चाहते हैं, एक सूबे को तकसीम करना चाहते हैं, मुतालबा क्या है और किसका है? तारीखी तौर पे मुतालबा सराइकी वसेब का है, और उनका मुतालबा तारीखी है कि मुल्तान कभी भी लाहौर का हिस्सा नहीं रहा, सेंट्रल पंजाब का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन अब अगर आप पाए सिंध की तकसीम की ये बात, इन्हें बड़ा शौक है बहुत सारे लोगों को, तो अगर आप वहां आना चाहते हैं तो उस पर मैं हमेशा कहता हूं कि किस तरह कुछ लोग, जिन्हें सूबा सिंध के लोगों ने जब मुश्किल हालात थे, पाकिस्तान बन रहा था, तो उन महाजरीन को जगह दी। आज वो अगर सियासत करके कहें कि सबसे बड़ा शहर सिंध का जो है वो सिंधियों से छीन लिया जाए, तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये इस तरह रिजॉल्व नहीं होगा। और उनके कहने पे बिल्कुल नहीं होगा जिन्होंने इस मुल्क को बोरी बंद लाशें दी है, जिन्होंने मुल्क के अंदर जलाओ घेराव किया है, जिन्होंने भारत से कहा है, और जिनका कायद जिसने ये जमात बनाई थी उसकी क्या जुबान है, वो भारत को कहता है आइए और हमें अलहदा कीजिए। तो इससे अंदाजा कीजिए कि ये किसका खेल खेल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जहां पे जरूरत है, जो बहुत बड़ा सूबा है और जहां पे मुतालबा तारीखी तौर पे है, और जहां की असेंबली में ये करारदाद आ चुकी है, वहां पे तो ये सोचा जा सकता है। लेकिन जिस सूबे के अंदर अवाम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन वहां पे अगर कोई फसाद का मंसूबा है और फसाद फैलाना चाहते हैं, तो वो नाकाबिले कबूल है। मैं फिर ये बात करता हूं कि सियासत को सियासत रहने दें। ऐसे दोस्त हमारे आते रहते हैं, आजकल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो मियां अहमद साहब हैं, ये लोग हैं
कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं हमें नहीं पता चलता। ना तो इनकी रूट्स अवाम के अंदर है, ना ये अवाम से आए हैं, ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये लोग आते हैं, एक बात फेंकते हैं, और हम कितनी दफा तल्ला साहब निजाम की तब्दीली की बात करेंगे। हम तो निजाम कब हमारा कोई निजाम चला है? जिन्ना साहब जो बात बना के गए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, कितनी देर चला? पहले वजीर आजम को जिस तरह कत्ल कर दिया गया, उसके बाद जनरल अयूब का आया सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम था और साथ बीडी मेंबर्स थे, उसने क्या दे दिया। फिर जनरल जिया आया, उसका भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, प्राइम मिनिस्टर तो उसके हैंड पिक्ड होते थे, उसमें क्या चला वो आपके सामने है। फिर मुशर्रफ साहब आए, वो कोई निजाम लेके आए, उन्होंने एक निजाम यहाँ पे मुतारिफ करवाया, कराची को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा, एमक्यूएम को करता धरता थी वहां पे, तो वहां पे क्या रिजल्ट्स आए हैं वो भी आपके सामने है। तो इसलिए मैं समझता हूँ निजाम की खराबियां बिल्कुल होंगी, लेकिन क्या वो निजाम की वजह से है या निजाम चलाने वालों की वजह से? इन दोनों चीजों को, जो निजाम में खराबियां हैं उसके लिए आइन में तरमीम का तरीका है, और जो निजाम चलाने वाले की खराबियां हैं वो आइन में इलेक्शन का तरीका है। लेकिन अगर आप धांधलियां करेंगे, अगर आप हमीद कुल के जो हैं बच्चे बंजुगड़े और उसके पालक, अगर वो फिर हमीद गुल वाला जमाना, IGI वाला जमाना और कत्लो गारत का जमाना अगर वो वापस लाना चाहते हैं तो ये इतने तगड़े नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं। हमने क्रेडिबिलिटी पीपल्स पार्टी ने इस निजाम को दी है। लेकिन आमिर साहब, मेरा निजाम धड़म से गिर पड़ेगा। मैं आयशा बानो साहिबा आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बात आज हो रही है मोहसिन नकवी के ऐलान के बाद नए यूनिट्स के हवाले से, आपका इसके ऊपर नजरिया क्या? आप समझती हैं कि ये 80 साल के बाद पाकिस्तान सही कदम उठा रहा है या फिर 80 साल के बाद पाकिस्तान एक गलत कदम उठा रहा है? आयशा बानो साहिबा। जी थैंक यू तला साहब। देखिए, सबसे पहले तो तला साहब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मोहसिन नकवी अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी निज़ाम जो है वो ख़राब है और वो तबाह है और तबाह हो चुका है, या जो भी उनकी वर्डिंग्स थी उसका जो मतलब था, मतलब मैं वो उसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो बात यह है कि निज़ाम अगर तबाह हुआ है तो निज़ाम तबाह होने का मतलब क्या है कि आप अपना इकोनॉमिक जो फेलियर है उसकी आप निशानदेही कर रहे हैं ना। आप बता रहे हैं कि जी मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क आपसे चलाया नहीं जा रहा, या आप लोगों ने जिस तरीके से मतलब कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क को चलाने की, दे हैव फेल्ड। और जिस तरह भी मेरे ये भाई सॉरी मैं उस वक्त जरा लिंक का इशू था, मुझे उनका नाम मैं नहीं सुन पाई, लेकिन उन्होंने बात जी आमिर हसन साहब ने बात की कि बात ये कि 33 34 साल तो पहले यही मुल्क चलाते रहे हैं। अगर आप लोग अपने पिछले 75 साल का अगर बैक में देखें तो 35 साल यही मार्शल लॉ रह चुकी है, 15 साल फिर दरमियान में दोनों पार्टियां की बारी आती रही है। तो पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि फेलियर का क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं कि किस लिहाज से? आप कह रही हैं 70 साल में से 35 साल मार्शल लॉ में जाया हुए और बाकी 35 साल जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जाया कर दिया और 3 सालों पे आपका गला पकड़ रहे हैं। जी देखिए, बात ये तला साहब कि पहले तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपके मुल्क में इकोनॉमिक फेलियर आया है तो उसकी वजूहात क्या है, बजाय ये कि आप इकोनॉमिक फेलियर की वजूहात ढूंढें, आप ऐसी चीजों को आगे लेकर आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि एक और एक पेंडोरस बॉक्स खुलने वाला है। आप मुझे ये बता दें कि आपके मुल्क के 4 सूबे SIFC का जो एक कहते हैं कि एक सूबों का जो शेयर होता है वो नहीं, आप NFC के अंडर आप सूबों को उनका शेयर नहीं दे सकते। तो ये 20 या 22 या 25 जितने भी सूबे बनाने के चक्कर में है, आपको लगता है कि वो इन सूबों को उनका हिस्सा दे सकते हैं? NFC अवार्ड में आपने अपने प्रोविंसेस को इक्वल शेयर नहीं बराबर कर सकते। आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो बना, आप मुझे बता दें कि वो बना ही इसलिए है कि प्रोविंसेस के दरमियान डिस्प्यूट आती है, एसेट्स की आती है, रिसोर्सेज की आती है। क्या CCI अभी तक ये जो मसले मसाइल हैं ये प्रोविंसेस के दरमियान हल कर चुके हैं? आप 4 सूबे आपसे संभाले नहीं जाते हैं, आप इनको सब डिवीजन करके एडमिनिस्ट्रेटिव उसके लिए कन्वीनियंस के लिए आप उनको छोटा छोटा कर रहे हैं। इनके रिसोर्सेज, इनकी बाउंड्रीज किस तरह होंगे, एसेट्स की जो है डिवीजन कैसी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है तला साहब, ये तो खैर अब मेरे ख्याल से कल से ये उस बात पे डिस्कशन चल रही है कि आपका जो आर्टिकल 293 सेक्शन 4 जो उसका है, उसमें ये है कि आपके प्रोविंसेस में जिस
प्रोविंस की डिवीजन की आप बात कर रहे हैं, जिसको डिवाइड करना चाहते हैं, उनकी वहां पर 2/3 मेजोरिटी में वो वोट करेंगे तो आप मैडम आपने 26वीं 27वीं तरमीम आते हुए देखी है, तो ये अमेंडमेंट लाना कोई मुश्किल तो नहीं है उनके लिए। वो मैं उस बात पे आ रही हूँ कि अगर वो भी चले, जिस तरह से आपने कहा कि वो 26वीं और 27वीं और ये 28वीं भी आई जाएगी, ये भी कर ही देंगे, लेकिन बात ये है कि इससे फायदा आम पाकिस्तानी को क्या होना है। 83 ट्रिलियन आपका डेट है, आपके जो ये आगे 22-25 सूबे बनने जा रहे हैं, क्या आप उनकी चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाएंगे? क्या आप उन सूबे की डिवीजन करके उनकी रिसोर्सेज की डिवीजन कैसे करेंगे? 4 सूबे की रिसोर्सेज की डिवीजन तो आपसे हो नहीं रही है। एनएफसी अवार्ड में प्रोविंसेस को, सूबे को अपना हिस्सा नहीं दे सकते हैं। आपके ये जो काउंसिल है ये फेल्ड है 2010 से जो है एनएफसी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। दूसरा मरहला हो चुका है और बहुत सारे शुकूक व शुबात उसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे लोगों की ये राय है कि PMLN और पीपल्स पार्टी को आपस में आमने सामने इसलिए ला खड़ा किया गया है कि जो पीछे हो रहा है वो असल चीज़ जो असल लोगों की नज़रों में आनी चाहिए वो नहीं आ सके। क्या आप उनसे अग्री करती हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि AJ के इंतखाबात के ऊपर पर्दा डालने के लिए सब कुछ हो रहा है। डू यू अग्री? देखिए, इट्स नॉट जस्ट AJK, इट्स एवरीथिंग। देखिए, सिर्फ ये तो नहीं है, सिर्फ AJK तो नहीं है। आप देख लें कि पिछले 4 साल से फिर फस्तायत के जो कहते हैं कि एक तरफ मारधाड़ होती है और दूसरी तरफ पे फिर कोई ऐसी चीज जो कि एक नॉन इशू होता है उसको उठा के ला के सामने रख देते हैं और फिर मीडिया टॉक्स उस बात पे शुरू हो जाती है। अब आपको याद है कि पिछले कुछ अरसे पहले कि जी गवर्नर को क्यों बदला दिया। अब गवर्नर को बदलाने के मुल्क में आपके कर्जे पे कर्जे, डिफॉल्ट हो रहा है, आम बच्चे को खाने एक टाइम से दूसरा नहीं मिल रहा है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की क्या बनी हुई है। स्वात में आपके अमन जरगे के ऊपर 2 दिन पहले ब्लास्ट होके लोग मरे हैं, हंगू में लोग मरे जा रहे हैं, पेशावर में कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बात यह है कि आपके ये जो नॉन इश्यूज को उठा के और जो एक्चुअल इश्यूज है उसको पीछे रखा जा रहा है। देखिए, ये तो एक कहते हैं ना कि ये तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि PTI को बला बना के इन पार्टियों के आगे रख देते हैं कि जी अगर हम आपके साथ नहीं होंगी तो PTI इमरान खान बाहर निकल के वो पता नहीं आपके साथ क्या करेगा। उनको हमसे डराते हैं, हमें उनसे डराते हैं। तो ये तो देखिए डिवाइड एंड रूल तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब तक इस चीज को पावर ऑफ नाइटमेयर्स, मैडम, पावर ऑफ नाइटमेयर्स, डरावने ख्वाब की ताकत ज्यादा है सुहाने ख्वाब से। वो लड़वा के देखिए जीत आखिर में किसकी होती है? एंड में जो लड़वा रहा है उसी की जीत होती है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर चाहें तो दे कैन पुट देयर फुट डाउन, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो खोड़ू साहब का मैं उस दिन देख रही थी कल का कि वो असेंबली में खड़े उन्होंने बात की, बट डू यू थिंक कि जब ये बात आएगी तो वो स्टैंड ले सकेंगे? बिलावल भुट्टो ने एक तरफ जाके कश्मीर के इलेक्शन को वो बना दिया कि जी ये कॉन्ट्रोवर्शियल है और वो नहीं माने। उन्होंने अपनी स्पीच में 2 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि जी हमारी फौज हमारी रेड लाइन है। तो बात यह है कि इनके तो अपने स्टेटमेंट्स भी तो स्टेबल नहीं है ना, इनकी अपनी भी तो देखिए 2 मिनट में पैंतरा बदलने वाले हैं। तो आप इनकी अपनी देखने के इनका अगर ये ले सकते हैं प्रेशर तो फिर तो अगर ये नेशनल, क्योंकि देखिए मैंडेट तो नेशनल असेंबली का और प्रोविंसेस का है, किसी बाहर का बंदा आके ये अमेंडमेंट्स नहीं करवा सकता। बिल्कुल ठीक। भट्ट साहब की तरफ बढ़ूंगा। सेनेटर नासिर भट्ट साहब आपकी, बिल्कुल ठीक अच्छा साहब। सेनेटर नासिर भट्ट साहब आपकी राय क्या AJ के इंतखाबात पर पर्दा डालने के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी को आमने सामने किया जा रहा है? देखें, मैं अपनी बहन की बातें सुन रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, फलां हो रहा है। आप लोगों ने तो इस मुल्क की वो तबाही कर दी आगे 3 साल में कि मुल्क जो है हम लोग उसको डिफॉल्ट से बचाने के लिए हम सियासी जमातें वो जो मुल्क से प्यार करती थी वो आपके लोग तो कहते हैं कि इमरान पहले और मुल्क बाद में। तो ऐसे लोगों का अंजाम तो यही होना था जो हुआ है। ठीक सर, हम तकरीबन 3 सालों से PTI की बुराई कर रहे हैं सर। मेरे सवाल पे आए सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप जरा आप मेरी बात थोड़ी सुन रहे ना, आपने उनको 20 मिनट दिए, मेरी भी बात सुने सर। देखें, इलेक्शन हो रहा है आज, मेरी बात याद रखें कि अगर पाकिस्तान में पूरे में अगर 2 साल बाद 3 साल बाद इलेक्शन होता है तो हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है।
जब भी किसी जगह कोई इलेक्शन होगा हमने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना है। क्यों कि हमारा मंशूर जो हो रहा है, पीपल्स पार्टी का मंशूर हो रहा है, MQM का मंशूर हो रहा है, तो आप ये देखिए कि अगर हम वफाक में इकट्ठे हुए तो वो मुल्क सबसे पहले है, हम बाद में है, हमारे बयानी बाद में है। अगर ये अब आजाद कश्मीर में मैं ओपनली कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हार गई है, उनको अगर लोगों ने वोट नहीं दिया तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें आवाम ने वोट नहीं दिया, हम अपोजिशन में बैठेंगे। आप देखेंगे कल सुबह 10 बजे से पीपल्स पार्टी वालों ने उधर क्या कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी कि हम धांधली हो रही है। भाई 10 बजे तो आपके अभी वोटिंग नहीं शुरू हुई है, 1 घंटा हुआ तो आपको पता चल गया धांधली हो गया, फिर आप सबूत लाएं क्या धांधली है। आपके जो उधर बने हुए थे इलेक्शन के, वो जो आपने बनाए हुए थे अपना उधर यूनिट, वहां कोई बंदा बैठा नहीं है। मुस्लिम लीग के जो कैंप है वहां भरे हुए हैं, लोग आके वोट डाल रहे हैं। तो ये चीजें अगर आप समझें कि इस तरह इल्जामात लगा के, ठीक है आप इल्जाम लगाएं, लेकिन उस हद तक जाएं जैसे इल्जाम से मुराद है कि मेरे कायद ने कहा था तक जलसे में उधर आजाद कश्मीर में कि बिलावल भुट्टो साहब आप हम पे इल्जाम तराशी करें, हमारे खिलाफ बात करें क्योंकि आपने वोट लेना है, लेकिन उस हद से आगे ना जाए। तो पीपल्स पार्टी सारी हदें क्रॉस करके जा चुकी है। लेकिन ये उनको सोचना चाहिए कि हम जमहूरी लोग हैं, हमने एक दूसरे के सामने भी बैठना है। जहां गलत है बिल्कुल आप बताएं, आप अपने वीडियो लेके आए, लोगों को बताएं, मीडिया है, आजाद मीडिया है, सब कुछ सामने है। लेकिन वहां हुकूमत आपकी, मुझे ये समझ नहीं आती कि इसे किससे शिकायत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का कौन है, सदर आजाद कश्मीर का कौन है, DC कौन है, AC कौन है, ये सब इनके बंदे हैं। इसीलिए तो लोग समझते हैं कि सियासतदानों के पास पावर नहीं है सर, इसीलिए लोग समझते हैं कि सियासतदानों के पास अब पावर नहीं बची। किस चीज की पावर नहीं है आप मुझे बताएं ना। लोग वोट दे रहे हैं, अगर लोग वोट दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को तो आप रोक सकते हैं, मैं रोक सकता हूं। अब बात यह कि गिलगित बल्तिस्तान में इनसे पूछे वहां इलेक्शन ठीक हुए, इनको 1-2 सीटें ज्यादा थी, PM साहब ने इनको मुबारकबाद दी। हमने ये तो नहीं कहा कि आपने बेईमानी कर लिया, कुछ किया आप। तो आपको अगर वहां का हुकूमत बना रहे हैं, इधर अगर लोग वोट नहीं आपको दे रहे, तो ये क्या तरीका है कि आप ऐसे इल्जामात ढूंढने लगा रहे हैं जिनका कोई सर पाँव नहीं। बिल्कुल ठीक भट्ट साहब। आमिर हसन साहब, आपकी नज़र में AJ के इंतखाबात कैसे हुए और क्या ये हमारे मुल्क में इंतखाबात बिना दूसरों की बुराई किए हो सकते हैं कि पार्टियां अपनी कामयाबियां गिनवाएं, अपनी अचीवमेंट्स गिनवाएं, रादर देन के दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें? बैरिस्टर आमिर हसन। देखिए कश्मीर के हालात जो हैं, मैं ये इतना बता देता हूँ कि ये तारीख रही है जिसकी हुकूमत होती है वो पार्टी हमेशा जीतती है। लेकिन चले अब दूसरी तरफ रुख देखते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सी जमात होती है। मुशर्रफ इलेक्शन करवाए, हमें हरवाए तो हम दूसरे नंबर पे। PMLN इलेक्शन करवाए, ये इसी तरह धांधली से जीते हैं, जो कि इनकी तारीख और वतीरा है इन हमीद गुल के परवरदा जमात का और IGI के से सीखे हुए ट्रेंड लोगों का। अच्छा ये हुकूमत बनाए तो हम दूसरे नंबर पे होते हैं। वो PTI आए जो कभी कहती थी कि जनरल बाजवा कौम का बाप है, और वो जनरल फैज के जरिए इलेक्शन करवाए और वो सारी सीटें छीन ले तो पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे होती है। तो फिर एक बात तो पता चली, कोई भी पार्टी इलेक्शन करवाए वहां की सियासी हकीकत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, जिसे मैंडेट छीना जाता है। हम ये बात कहते हैं, ये कह रहे हैं जी शिकायत, हमने 34 शिकायत इस पे करवा दिया, 34 कंप्लेंट्स हमने जमा करवाई हैं हल्कों की। और शोर 10 बजे से क्यों ना डाले, हम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें बैलेट पेपर लेके बैठे हुए हैं कि ये बैलेट पेपर शेर के ठप्पे लग के पहले कैसे आ गए हैं बाहर, वो हम दिखा रहे हैं, वो भी ना दिखाएं। वो 10 बजे हमें मिल गए, हमने देख लिया आपकी कारस्तानियां, जैसे आप पंजाब में प्लस करते हैं हर हल्के के अंदर वोट, तो आपकी ढकी छुपी बात है। मियां नवाज शरीफ आपका मीडिया निकाले ना 2024 के इलेक्शन, मियां नवाज शरीफ बुरी तरह शिकस्त खा रहे थे, पीछे थे, एकदम रोक दिया गया 8 घंटे रिजल्ट, और उसके बाद मियां साहब जीत गए। तो ये कोई इनका पुराना वतीरा हमेशा से है। क्या IGI इन्होंने नहीं बनाया? क्या असगर खान केस में फैसला नहीं आया? क्या पैसे नहीं बांटे थे? क्या हमीद गुल सीने पे हाथ मार के नहीं कहता रहा कि मैंने IGI बनाई है, मैंने पैसे तकसीम किए हैं, मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मैंडेट छीना है? क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सारी जिंदगी इनके झुर्लू के खिलाफ नहीं लड़ती रही है? तो आज ये कहां से इतने पाक दामन होके आगे बैठ गए हैं? कश्मीर के अंदर जो इन्होंने किया उस पर सिर्फ और सिर्फ सर शर्म से झुकते हैं।
ये एक कोई हिस्सा नहीं है, कोई फेडरेटिंग यूनिट्स नहीं है, उसकी सियासत के पाकिस्तान पे असरात नहीं आ सकते, क्योंकि ना वो कौमी असेंबली में है, ना वो सेनेट में है, ना कोई मामला है। लेकिन ये देखिए कि इसके इंटरनेशनल क्या होंगे मामला। क्या आप भारत को कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर क्या आपको मालूम है बैरिस्टर आमिर हसन साहब के हुकूमत पाकिस्तान ने अल जजीरा की रिपोर्टिंग की मजम्मत की है कि वो गलत दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स गलत दिखा रहे हैं, गलत नैरेटिव पेश कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त कराची को कहा जा रहा है कि सबसे पहले अलग किया जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि अब जो बातें हो रही हैं वो पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए अब कुछ बड़ा होने वाला है? आपको रियलाइज हो रहा है सर ये? जी, हमें रियलाइज हो रहा है, हमने बड़ा कुछ देखा भी। और एक और चीज बैरिस्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल साहब का बयानिया कलअदम जमात के बयानिए से मिल रहा है। देखिए, ये कलअदम जमात कौन है? कलअदम जमात का तरीकाकार गलत है एक्शन कमेटी का। आप उनके मुतालबात कैसे गलत कह सकते हैं? अगर वो कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को हक हकमियत दो, क्या ये गलत मुतालबा है? क्या कह रहे हैं कि हक रोजगार दो कश्मीर के नौजवानों को, और आप खैरात में चंद बसें ले जाके एक सूबे की वजीर आला राजकुमारी बनी हुई है, साथ शहनशाह अकबर साथ खड़े हुए हैं और वो दोनों हाथों से बांट रहे हैं। बेटी बाप को कह रही है ये बड़ा सखी है, बाप बेटी को कह रहे हैं ये बड़ा सखी है। क्या खैरात देने गए हैं आप कश्मीर में? ये फेडरेशन आप दिखाना चाहते हैं? उधर के लोग सड़कों पे आए हुए हैं। क्या हमारा हम हक हकमियत, ये एक्शन कमेटी तो आज निकली है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी है हकमियत के ऊपर। ओके, मुझे बात पूरी करने दो प्लीज। हक रोजगार के ऊपर ये इतना सेंसिटिव मामला है कि सड़कों के ऊपर लोग निकले हुए हैं हकमियत के लिए, और आप शगुफे छोड़ रहे हैं। रायमंड का बंदा कहता है मुझे वजीर आजम बना दो, आप खैरात लेके 4 बसें चले गए हैं। और उसके बाद एक ऐसी जमात जिसने कश्मीर का मुकदमा नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स में लड़ा है, आप उसे नाकाम करना चाह रहे हैं। आप हक हकमियत से इनकार कर रहे हैं। आप कह रहे थे जी 12 सीटें हमारी जेब में है, और वो आपने रिजल्ट दिखा भी दिया। आप कत्ल गारत कर रहे हैं। रियासत के सदर को कल कत्ल करने की कोशिश की गई, मारा पीटा गया, हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया। अंधे हैं सारे, नजर नहीं आ रहा? मीडिया पे आप पाबंदी क्यों लगा रहे हैं अगर आप सच्चे हैं? तो मैं ये बात तल्ला साहब कहना चाहता हूं, इनके हाथ से बात निकल चुकी हुई है। ये इतने जोगे नहीं है। ये समझते हैं कि जब इक्तदार आए तो फिरौनियत इन पे फर्ज हो जाती है, और जब इनसे इक्तदार निकलता है तो फिर ये पैर पकड़ते हैं। फिर इन्हें हम याद आएंगे जब मियां नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 17 MNA रह जाते हैं और ये सऊदीया भाग जाते हैं। हम उंगली पकड़ के इन्हें सियासत में वापस लाते हैं। जब ये जेलों में बैठे होते हैं हम अदम एतमाद करवा के इन्हें इक्तदार में वापस लाते हैं। ये एहसान फरामोश है, और ये हमेशा आंखों के ऊपर ये जो आंखें माथे पे रख के और इनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। आजकल फिर ये 2 नंबर फिरौन बन के फिर रहे हैं। चंद दिनों की बात है, देखिए इनका क्या, इनके तो अपने वजीर कहते हैं, वजीर दिफा कहता है करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होता। ठीक है आमिर साहब, ऐसी वजारत और हुकूमत पे, और वजीर दाखिला कहता है कि सिस्टम नाकाम हो चुका है। ये इनके करतूत है। आयशा बानो साहिबा, आपको लग रहा है कराची सबसे पहले अलग होगा? देखिए, ये तो देखिए इंटरेस्ट, मेरे ख्याल से ये तो थ्रेट मुझे ज्यादा लग रही है कि थ्रेट ज्यादा है, क्योंकि वहां पर उन्होंने कहते हैं ना कि वो पीपल्स पार्टी की भी थोड़ा सा जरा उनको डराना भी तो है, धमकाना भी तो है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे। लेकिन दूसरा ये कि देखें, अगर वो कराची से स्टार्ट लें, जहां से भी स्टार्ट लें, नंबर 1 क्या ये इनका, देखिए कि कोई भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी, आपका कोई मैनिफेस्टो होता है, आपका कोई मंशूर होता है। हमारी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन के दौरान सूबों के डिवीजन का मंशूर लेके पब्लिक के पास गई थी? नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पे डिवीजन का वो उनको खतरे की घंटी, वो इसलिए उनके सर क्योंकि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जब बोलना शुरू कर दिया तो जाहिर है वो उनको धमकी देंगे। देखिए, ये तो टिपिकल सी बात है, कोई भी बोलना शुरू करेगा तो पहले वहां से स्टार्ट ले लेंगे। अभी कभी उनको ये कॉकरोच कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आजकल जो हमारे पॉलिटिकल एरिना में जिस किस्म की लैंग्वेज और जिस किस्म की जुबान शुरू हो गई है, फिर ये कहते हैं कि जी ऐसे और वैसे। लेकिन बात ये कि ये चीज अभी से नहीं है। इन लोगों को कहीं ना कहीं दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन, और कहीं ना कहीं पे एक चीज के ऊपर उन्होंने स्टैंड लेना होगा। ये कितनी आसानी से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा बानो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन, जज़ाकल्लाह। नासिर भट्ट साहब, तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर उनके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।